गुड मॉर्निंग दोस्तों। गलतियाँ जीवन का हिस्सा हैं, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। आज का सुविचार है। जी हाँ, बहुत सही बात है, बहुत उत्तम दर्जे की बात है कि गलतियाँ जीवन का हिस्सा हैं। हम लोग अपनी आम दिनचर्या में, अपने जीवन के हर पड़ाव पे कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ करते ज़रूर हैं, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन जो लोग गलतियाँ करते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन जो इन्हें स्वीकार करते हैं उनका साहस और उनका व्यवहार हर क्षेत्र में अलग होता है, क्योंकि शायद वो दिल के भी सही होते हैं और उनमें एक जज्बा होता है कि नहीं, अगर मैंने गलती की है तो मुझे इसको स्वीकार करना चाहिए। एक नैतिकता होती है, एक मौलिकता भी होती है उनके अंदर। मौलिकता के मूल्य और नैतिकता के मूल्य होते हैं कि नहीं, हमने गलती की है तो इसको स्वीकार करना चाहिए। तो आज का ये था थॉट। अब दोस्तों बात करेंगे, कल एक मानवीय गलती हुई थी वीडियो में। संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे, ठीक है, जिसमें से 296 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे, और जो 93 मेंबर्स ये थे देसी रियासतों से। तो यहीं पे छोटा सा गलती हो गई थी और यहाँ पे 92 हो गया था डाटा, जो कि गलत है। 93 देसी रियासतों से थे। तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने मिलकर के संविधान सभा का गठन किया था। बहुत विद्वान मंडली थी, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा संविधान उन लोगों ने बना के दिखाया। तो कल हमने बात की थी गठन की। कल हमने गठन की बात की थी नंबर 1 पे, और नंबर 2 बात करेंगे। नंबर 2 पे इसका कार्य प्रणाली, संविधान की कार्य प्रणाली। अब संविधान सभा का गठन हो जाता है तो उसके बाद उसकी बैठकें होना स्टार्ट होंगी। तो बैठकों में सबसे पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग का नेता कौन था? जिन्ना। मुस्लिम लीग ने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। कारण क्या थे? मुस्लिम लीग का मानना था कि उसका एक अलग संविधान होना चाहिए। पहला, अलग संविधान, और उसकी अलग संविधान सभा भी हो। दूसरा, उसने अलग राज्य पाकिस्तान की मांग की। तो प्रमुखता इन्हीं 2 कारणों की वजह से उसने शामिल होने से मना कर दिया। खैर, प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। सदस्यों ने भाग लिया, 211 मेंबर्स ने। अब जब कोई मीटिंग होती है, कोई सभा होती है, तो या कोई आंदोलन हो, तो एक नेतृत्वकर्ता होता जरूर है हर एक आंदोलन में, हर एक सभा में, जो कि
उस पूरी सभा की बागडोर संभालता है। तो हमारी संविधान सभा के लिए भी एक नेतृत्वकर्ता या एक अध्यक्ष ढूंढने की जरूरत थी। तो सभी विद्वानों ने मिल करके डिसाइड किया कि इस सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उसी को अध्यक्ष बनाया जाए। तो सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा। इनको प्रथम अस्थायी सदस्य बनाया गया। अस्थायी सदस्य बनाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ध्यान रखना, ये स्थायी नहीं थे, अस्थायी सदस्य थे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद बारी आई स्थायी सदस्य की, क्योंकि तत्कालिक रूप से इनको बना दिया गया था जब तक कोई स्थायी सदस्य नहीं मिल जाता। तो स्थायी सदस्य में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया और ये निर्वाचित अध्यक्ष भी थे। मतलब लोगों ने इनका चुनाव किया था। 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं। 2 उपाध्यक्ष कौन से बनाए गए? एक जन थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी। डॉक्टर H.C. मुखर्जी, डॉक्टर H.C. मुखर्जी थे। और V.T. कृष्णामचारी, V.T. कृष्णामचारी, V.T. कृष्णामचारी। तो ये जो थे 2 उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो इतना समझ में आ गया। पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। कारण मैंने बता दिए हैं। सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे उनको अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य बने और H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामचारी जो थे वो अस्थायी सदस्य बने, उपाध्यक्ष बने। H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामचारी उपाध्यक्ष बने। अब सर्वप्रथम क्या होता है कि जब संविधान सभा का गठन हो जाता है, सब कुछ उसके अध्यक्ष लोग सब डिसाइड हो जाते हैं, तो अब चर्चा होती है। चर्चा परिचर्चा के लिए सबसे पहले जो है एक प्रस्ताव लाया गया जिसको उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? इस उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था?
संवैधानिक ढांचा एवं दर्शन। मतलब संविधान का एक मोटा मोटा जो है कुछ प्रावधान थे और संविधान का दर्शन था। मतलब संविधान का ढांचा है कि संविधान में शासन प्रणाली कैसी होगी, ठीक है, कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, इनका बहुत शॉर्ट विवरण था। और संविधान किस दर्शन की ओर, किस दार्शनिक विचारों की ओर ये इशारा करता है, ठीक है, कि हमारा संविधान किन किन मूल्यों से प्रभावित होगा, ठीक है, उन मूल्यों को हमारे समाज में क्या जगह दी जाएगी, सत्य अहिंसा का समावेश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ठीक है, जीवों पे दया करो, ठीक, लोगों के अधिकारों की रक्षा करो और वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने अंदर रखो, ठीक, कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा घर है। तो इस प्रकार से ये जो मूल्य हैं ये हमारे भारतीय संविधान में जगह जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया तो उसका जो उद्देश्य था वो यही था, संवैधानिक ढांचा और उस संविधान के दर्शन के बारे में ये उद्देश्य प्रस्ताव था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान थे। तो आप सुन लीजिए। संविधान सभा भारत को संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य घोषित करती है। तो सबसे पहला क्या था, संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य, ये उद्देश्य प्रस्ताव के प्रावधान है। ये भारत के संदर्भ में बात हो रही है। तथा अपने भविष्य के शासन के कार्यान्वयन के लिए संविधान निर्माण की घोषणा। ठीक है, तो इसमें घोषणा भी हुई थी उद्देश्य प्रस्ताव में कि हम एक संविधान सभा के माध्यम से अपना संविधान निर्माण करना चाहते हैं और स्वयं को संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य घोषित करते हैं। मतलब कि अब हमारे ऊपर किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं होगा, हम उसके अधीन नहीं काम करेंगे। अब हम स्वयं में अपना प्रशासन चलाएंगे और स्वयं में अपने लोगों के हितों को ध्यान में रख के हम लोकहित के कार्यों को अंजाम देंगे। तो संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य की घोषणा हुई। दूसरा, ब्रिटिश भारत भारतीय राज्यों भारत के बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वो अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहते हैं भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। मतलब दूसरा पॉइंट जो है, भारतीय संघ का हिस्सा वाले क्षेत्र। मतलब इसमें विशेषता क्षेत्र और सीमाओं की बात कही गई है, अर्थात कि जो हमारे क्षेत्र में हैं अभी या जो आएंगे क्षेत्र भविष्य में, तो इन सभी क्षेत्रों पे भारत का ही प्रभुत्व होगा, भारत के ही अधिकार यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे। तो इस प्रकार से भारतीय संघ का हिस्सा वाले क्षेत्र जो होंगे उन पे भारत का शासन होगा, किसी अन्य देश का नहीं होगा और वो भारतीय संप्रभुता के अंतर्गत आएंगे। आगे बात करते हैं। इसी में सीमाओं का भी देखा गया था कि सीमा वगैरह जो होंगी उनका निर्धारण जो है वो
ये सभा के माध्यम से ही किया जाएगा, या हमारा जो संविधान होगा उसके अनुरूप जो है हम अपनी सीमाओं का आदि का निर्धारण करेंगे। चौथा पॉइंट है संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। तो आप ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव में भारत की जनता की बात कही गई है। भारत की सभी शक्तियों का स्रोत कौन होगा? भारत की जनता। मतलब प्रमुख संप्रभुता जो है वो भारत की जनता को ही प्राप्त होगी। किन क्षेत्रों में? शक्तियाँ, प्राधिकार, इसके अंग, सरकार के अंग, जितना भी सब कुछ शासन प्रणाली है और प्रशासन है, ठीक है, इन सभी का स्रोत कौन होगा? भारत की जनता होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात कही गई है, जिनमें से कौन कौन से हैं? एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। इन 3 तरह के न्यायों की बात कही गई है। ठीक है, तो भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता या समानता, विधि के समक्ष समता या समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता एवं लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। मतलब क्या है इसमें? मतलब है कि 3 प्रकार के न्याय होंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और अवसर की स्वतंत्रता होगी, मतलब लोगों को हर क्षेत्र में अवसर मिले। स्वतंत्रता एवं सुरक्षा होगी, लोगों की स्वतंत्रताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और लोगों को भारतीय सीमा क्षेत्र में भी सुरक्षा प्रदान की जाए। विधि के समक्ष समता, अर्थात कानून या नियमों के तहत जो है भारत का प्रत्येक नागरिक इन्हीं के अंतर्गत आता है और उसके समक्ष हर एक व्यक्ति समान है। ठीक है, जो दंड आप एक गरीब मजदूर को मिलेगा, वही अपराध होने पर वही दंड का विधान जो है प्रधानमंत्री या फिर कोई बड़े मंत्री या कोई नेता के लिए भी सुनिश्चित, या अमीर व्यक्ति के लिए सुनिश्चित किया गया है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात हमें अपने विचार और अपनी स्वयं की जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। संपूर्ण भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है कि आप कहीं भी भारत में जा सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ पे बस सकते हैं। ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, अर्थात आपको संपूर्ण भारत में कहीं भी शांतिपूर्ण आंदोलन करने की या फिर शांतिपूर्ण धरना देने की स्वतंत्रता है। आप अपना एक खुद का संगठन बना सकते हैं और उस संगठन से भारत के अखंडता और भारत की एकता को अक्षुण्ण रखते हुए आप उसको बना सकते हैं और उसमें भारत के हितों का ध्यान रखते हुए या ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे भारत की बदनामी हो, भारत की एकता और अखंडता पे खतरा आ जाए। तो आप इस तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर सकते हैं और इन सब लोक नैतिकता की स्थापना आदि सुनिश्चित की जाएगी, अर्थात ऐसे विचार, ऐसे मूल्यों का समावेश किया जाएगा कि जो समाज में एक नैतिकता की भावना का प्रवाह सुनिश्चित करें और एक सभ्य समाज की स्थापना हो। नैतिकता का मतलब क्या होता है? ऐसे मूल्य जो संपूर्ण सभी लोगों पे लागू होते हैं। ठीक है, मौलिकता के ऐसे मूल्य जो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। अर्थात उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे मैंने किसी बड़े व्यक्ति के पैर छुए, ठीक है, तो ये हो गई मौलिकता। लेकिन सभी लोगों को पैर छूना चाहिए, बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, ये हो गई नैतिकता। तो नैतिकता ऐसे मूल्य होते हैं जो ज़्यादातर सभी लोगों पे अप्लाई होते हैं।
आगे बात करते हैं दोस्तों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय लोगों को पर्याप्त सुरक्षा। उद्देश्य से प्रस्ताव में ये भी बात कही थी कि जो अल्पसंख्यक हैं, मतलब जिनकी संख्या कम है, कोई समुदाय है जिसकी संख्या भारत में कम है, वो उनके लोगों की संख्या कम है। और पिछड़े वर्गों मतलब जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वैसे तो संपूर्ण भारत ही उस समय पिछड़ा हुआ था, लेकिन उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि काफ़ी पिछड़े हुए थे और उनका समाज की मुख्य धारा में कोई योगदान नहीं था, वो दबे कुचले रहते थे। तो उनको और जनजातीय लोगों मतलब ट्राइब्स एरिया में जो रहते हैं, जैसे कि थापास हो गए, ठीक है, गोंड हो गए, ठीक है, ऐसी बहुत सारी जनजातियां जो हैं भारत में हैं। तो इन लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना, किनसे सुरक्षा प्रदान करना कि बाहरी लोगों से सुरक्षा इनको प्रदान करना, या देश के आंतरिक लोगों से भी जो कि इनके क्षेत्र में जा करके इनकी संस्कृति या इनकी परंपराओं को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे सुरक्षा। आगे है कि संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, वायु क्षेत्र एवं समुद्र क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इन तीन क्षेत्रों की बात की गई, भू क्षेत्र, वायु क्षेत्र, समुद्र क्षेत्र, इनको क्या सुरक्षा प्रदान की जाएगी भारत के अनुसार, भारत के नियमों कानूनों के अनुसार, भारत की विधि के अनुसार इनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। और विश्व शांति तथा मानव कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा। विश्व शांति एवं मानव कल्याण, तो ये जो हमारे संविधान में जो मूल्य रखे गए हैं दुनिया के लिए विरासत है एक हिसाब से, क्योंकि ऐसे मूल्य जो है बहुत दुनिया में बहुत कम संविधानों में देखने को मिलते हैं। विश्व शांति की भावना, सोचो हम अभी अभी आज़ाद हुए थे और हमारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी कि हम इस विश्व का अहित चाहें, जबकि लोगों ने हमको गुलाम बना के रखा था। तो सोचो हम आज़ाद होते समय भी ये सोच रहे थे कि विश्व में शांति बनी रहे, मानव कल्याण की भावना रहे, ताकि एक आदर्श विश्व का निर्माण किया जा सके। वैसे सैद्धांतिक रूप से आदर्श विश्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन हमने कम से कम अपने विचारों को अपने सभा में रखा। तो और लास्ट में है इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकारा गया, ठीक है। तो इस प्रस्ताव को लाया कब गया था? लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 4 दिन बाद 10, 11, 12, 13 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, और इस प्रस्ताव के प्रावधान क्या क्या थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव का जो मेन उद्देश्य था वो संवैधानिक ढांचा एवं संविधान का दर्शन प्रस्तुत करना था सभा के समक्ष, सभा के पटल पे, और उसमें क्या क्या प्रावधान थे ये मैंने बता दिए हैं। और एटलीस्ट इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें विश्व शांति एवं मानव कल्याण की बात की गई है, ठीक है। और भारत की समस्त शक्तियों का स्रोत भारत की जनता को बताया गया है, और एटलीस्ट 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से संविधान सभा में स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसके बाद हम बात करेंगे, कल पार्ट 3 आएगा इसका, आज ये पार्ट 2 है। इसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम से संविधान सभा में क्या क्या परिवर्तन हुए जब भारत को स्वतंत्रता अधिनियम मिल गया, ठीक है। और संविधान सभा के कुछ अन्य प्रमुख कार्यों की चर्चा करेंगे, ठीक है। और कुछ संविधान सभा की प्रमुख समितियां होंगी जिनके बारे में बात की जाएगी। तो मैंने जो गलती की थी कल उसका आज मैंने सुधार कर लिया है, और गलती को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको मान लेना, ठीक है। उसके ऊपर बहस नहीं करना, अगर आपने गलती की है तो आप उसको मान लीजिए, ठीक है, और उसी में लोग आपसे खुश भी रहेंगे। तो ये पॉलिटी का सेकंड पार्ट था, ठीक है। और
अगर आपको पसंद आए, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सब दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, कभी कभार कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी रहूँगा, ऐसी आशा करता हूँ। और क्योंकि मैं भी अभी एस्पिरेंट हूँ, कहीं कहीं कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहेगी कि गलतियाँ ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। या कोई मिस्टेक हो गई हो तो हमको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।